जी। ओम सभी को। और आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। जानवी जी ने बहुत सुंदर कक्षा ली, मगर उनकी आवाज वॉल्यूम की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मगर बहुत सुंदर सिखाया उन्होंने। बहुत बहुत अभिनंदन जानवी जी, आप लेफ्ट हो गए शायद। तो आज के हम मुख्य अतिथि अभी अभी क्या हुआ समझ में नहीं आया। लेफ्ट हुए हम सब। मुझे तो जाह्नवी के पार्टिसिपेट के बारे में बोलना था। हाँ, जी। आगे आप जा रही आवाज अच्छी तरह आवाज नहीं। प्रणाली जी, आप बाद में बोलिए। चीफ गेस्ट को बुलाइएगा रंजना जी। जी जी जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि को आमंत्रित करने के लिए आदरणीय प्रभा जी। मेरी आवाज आ रही है प्रभा जी? जी ओम। हाँ जी ओम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक योगा हर कार्यक्रम के सभी सम्मानित उपस्थिति को सादर प्रणाम। ओम। और आज की योग कक्षा भी अच्छी रही है। थोड़ा जाना था उनको तो जल्दी निकल गई हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री शुभ बिश्नोई जी, देहरादून उत्तराखंड से हैं। हम सदन की ओर से निवेदन करते हैं कि वह मंच पर आने की कृपा करें और अपना अनुभव एवं मार्गदर्शन देने की कृपा करें। धन्यवाद बिश्नोई जी। आप सभी को मेरा प्रणाम और धन्यवाद प्रभा जी और बाकी जितने भी लोग उपस्थित हैं आज के लिए और मेरे को ये मौका देने के लिए। और आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी भैया जी, आवाज आ रही है। और हाँ जी, हाँ। हो सके तो थोड़ा सा वीडियो भी। हाँ चलिए ओम। नमस्कार। नमस्ते। तो आज के लिए जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, आपने शायद सुनी हो और बहुत लोग हो सकते हैं जिन्होंने नहीं सुनी भी हो। और इस चीज़ का मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि जैसे आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं नॉन वेज होते हैं, एक वेज होते हैं। और एक आजकल कुछ सालों पहले ही एक नए तरीके के जो इस चीज में शुरू की गई है उसे वीगनिज्म कहते हैं, जो पशुओं के लिए और उनके की उनका भी एक सद्भावना होती है, उनकी भी भावना होती है, उन्हें भी पीड़ा होती है। इस सभी चीजों को देखते हुए कि पशुपालन किस तरीके से करना चाहिए, जितना भारत में रहते हुए लोग गाय की या किसी और जानवर की ढंग से सेवा करते हैं, बाकी देशों में ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये जो थर्ड कैटेगरी, जो तीसरी कैटेगरी आती है नॉन वेज वेज के बाद, वो होती है एक वीगनिज्म होती है। तो वीगनिज्म क्या चीज है?
जैसे नॉनवेज होता है वो मांस वगैरह खाता है, बाकी जानवरों को पीड़ा किसी किसी तरीके से पीड़ा दे के उनका मांस या कुछ और किसी तरीके से कपड़े हो गए, लेदर हो गए, वो उसी कैटेगरी में आता है। फिर आते हैं हमारे वेजिटेरियन जो मांस वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन जैसे दूसरे जानवर हो गए उनके आप मान लीजिए दूध हो गया, और दूध से बना पनीर हो गया, एनिमल प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, जानवरों के किसी न किसी तरीके से उन्हें अपने जीवन से जोड़ना और उनकी चीजें इस्तेमाल करना। और जो तीसरी कैटेगरी आज मैं बात करना चाहूंगा वो ये वीगनिज्म है। इसमें क्या है कि जानवर से रिलेटेड कोई भी चीज या कोई भी पदार्थ हम कंज्यूम नहीं करते, हम पहनते नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसका मेन रीजन क्या आया है कि वीगनिज्म यूज क्यों की जाती है। तो ये शुरू की गई थी 1951 में हमारे देश के, जिन्हें हम पिता कहते हैं, श्री महात्मा गांधी जी, जो इसकी पहली मीटिंग ली गई थी लंदन में। और ये शुरुआत किया गया था यूएस में, लेकिन इसकी पहली मीटिंग लंदन में ली गई थी। तो वहां पे जो हमारे वहां पे भी मुख्य अतिथि थे वो श्री महात्मा गांधी जी भी थे, हमारे फादर ऑफ द नेशन। तो इसमें जो किया गया था वो ये था कि एनिमल्स, जो हमारे जानवर हैं, जो हमारे मेन पशु हो गए, जिनको हम गाय, बकरी, कुत्ते और आदि, और जंगली जानवरों को भी इसमें कैटेगराइज किया गया था कि इन सभी को हम पीड़ा क्यों देते हैं। जैसे अगर कहा जाए तो हम गाय का दूध जो पीते हैं वो क्यों पीते हैं। अब पूर्वज की बातें की जाए कि पूर्वज के हिसाब से कि इस तरीके में कैसे किया जाता है कि पूर्वज क्यों कहते थे कि दूध लेना चाहिए। और आज भी कहा जाता है कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, कि माँ के दूध के बाद अगर किसी को देना चाहिए तो गाय का दूध है, और वो एक तरीके का कंप्लीट फूड है, ऐसा कहा जाता था। और पहले के जमाने में इतना नहीं होता था कि गाय को इंजेक्शन दिया जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट हुआ जा रहा है, ये सब नहीं होता था। आज की डेट में जैसे अगर आप देखें तो आप किसी भी जहाँ पे, या आप लोग के पास गाय हो तो वहां पे दिया जाता है कि एक गाय की जो ईयरली और उसका जो लाइफ स्पैन होता है कि वो कितने साल जी सकती है, वो 22 से 25 साल होता है। लेकिन जिस तरीके से हम एक गाय को या किसी और जानवर को जो दूध देता है या हमें किसी और तरीके का पदार्थ देता है, उसको हम जिस तरीके से रखते हैं, तो गाय का जो मेन हो गया वो 8 साल तक जी पाते हैं। कि वो पैदा हुए, उनको एक ही जगह में एक बड़ा सा कमरा, फैक्ट्री में अगर हम देखा जाए, इतना हिंदुस्तान में तो नहीं होता। हिंदुस्तान में लोग उसका अच्छे से सफाई देते हैं, सुबह उठ के उसका चारा देते हैं, उसे घुमाने भी छोड़ देते हैं, अच्छे से सफाई रखते हैं। लेकिन बाकी देशों में क्या होता है, एक बड़ा सा कमरा है, एक फैक्ट्री खुली हुई है, वहां पे आप मान लीजिए 100, 150, 200 जितने भी उनके पास होंगे, जिस हिसाब से कंपनी की मांग होगी कि इतना उन्हें रोज का चाहिए, तो वो क्या करेंगे, इतने गाय एक कमरे में रख देंगे, उसे पूरा बांध के रख देते हैं। और ना सफाई होती है एक ही जगह पे। मतलब जो 25 साल गाय जीनी चाहिए वो 8 साल में किस तरीके से की जाती है। वहां पे क्या होगा कि लाइन से खड़ा कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, वहां नीचे मशीन्स लगा देंगे, सफाई करनी होगी, अगर किसी को, वो भी बहुत जल्दी नहीं करते हैं, रोज नहीं हो पाती है, वहां से उठा के उन्हें बस 10 कदम दूर रख देंगे, वहां हल्की सी सफाई कर दी, वापस 10 कदम, तो उनका पूरा जीवन होता है वो एक कमरे में ही निकल जाता है पूरा। और एक कमरे में उसके बाद क्या करेंगे कि आप जानते होंगे कि मशीन्स लगा देते हैं। अब इंडिया में क्या है, मशीन्स का करने के लिए लोगों ने, गांव में अगर आप जाएंगे या किसी फैक्ट्री में, तो वहां पे छोटे छोटे लड़के रखे हुए हैं, जो शुरुआत में, तो पहले तो बहुत होता था ये, आप इंटरनेट वगैरह पे भी सर्च करेंगे तो वहां पे क्या होता था कि वो मशीन्स लगा दी है। अब एक छोटे से लड़के को रख लिया है कि हाँ, आप जब थोड़ी, मान लो 15 मिनट बाद आप मशीन बंद कर देना। मशीन क्या आती थी, गाय में से सारा दूध निकाल लेती थी। अब क्या होता था कि वो बैठा हुआ है, 15 मिनट हो गए, वो किसी से बातचीत करने लगा, 15 मिनट से 20 मिनट हुए, 20 मिनट से 22 हुए, 22 से 23, 24, 25, ऐसे वो 10 मिनट एक्स्ट्रा चल गई। तो जितना दूध था उतना तो निकल गया। उसके बाद क्या शुरू हुआ, उसके बाद उसमें से जो खून होता है, एक तरीके का पस होता है, वो सब निकलना शुरू हो जाता है। तो इससे ना ही जो एक तरीके का दूध हुआ उसमें मिलावट हुई, पर इसमें जो गाय को पीड़ा दी गई, और अन्य जानवर, सिर्फ गाय के लिए नहीं, ये बाकी जानवरों में भी जिस तरीके से इसमें किया जाता है। और
8 साल, एक तरीका तो ये हुआ कि 8 साल के लिए मतलब 25 साल की जो गाय जीनी चाहिए थी वो 8 साल में ही उसका ये हुआ। उसके बाद इंजेक्शन जैसे लगाए जाते हैं, बहुत सारे स्टेरॉइड दिए जाते हैं ताकि गाय जल्द से जल्द हमें दूध देती रहे। और इसमें आपने सुना होगा एक खाल बच्चा करके भी होता है कि अगर जब गाय बछड़ा देती है या फिर मान लो वो फीमेल है मेल है, तो अगर मेल है तो वो किसी काम की नहीं है, वो बस खेत में हल चलाने के काम आता है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि इस पे हम इसको खाना देंगे, हमें अपना पैसा थोड़ा बर्बाद करना पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं जो इस तरीके से काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसकी खाल लटका के गाय के आगे कर देते हैं। तो ये पीड़ा हम उन्हें क्यों दे रहे हैं? ये हमें अपने स्वार्थ के लिए, हमें दूध चाहिए और हम उनको पीड़ा क्यों दे रहे हैं? तो वहां खाल बच्चा इसलिए रख दिया जाता है कि ताकि गाय को अपने बच्चे की गंध आती रहे और वो दूध बंद ना हो। और साइंटिफिकली ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नेट पे जाके देख सकते हैं। एक आजकल नए डॉक्टर्स हैं वो डाइट भी देते हैं वीगनिज्म की, क्योंकि हिंदुस्तान में हम एनिमल प्रोडक्ट्स और गाय के प्रोडक्ट्स में ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। पर ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप दूध पीना बंद कर दो। दूध पीना बंद नहीं करना है, पर दूध कौन सा वाला पीना है ये चेंज कर देना है। हम अभी गाय का दूध पी रहे हैं तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, आलमंड मिल्क यूज कर सकते हैं। मैं ये सब आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें, पनीर है, दही है, दूध है, इसकी जगह हम कौन सी अलग दूध, अलग दही, अलग पनीर हम इसमें यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें क्या है, हल्का सा टेस्ट का डिफरेंट आएगा। लेकिन हम बाकी जानवरों की पीड़ा, उनका कष्ट, ये सब बंद करके हम उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां पे हम मानव अपने आप को कहते हैं कि हम सबको देख रेख के चलते हैं, हम ही हैं जो आगे अपने आप को भी बचा के चल रहे हैं और बाकी जानवरों को भी चल रहे हैं। हम ये बोलते हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए तो फैक्ट के हिसाब से हम ये नहीं करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वो मैं जो बता रहा था कि वो खाल लटकाते हैं, उसको गंध आती रहे, दूध देती रहे। तो ये जो पीड़ा गाय को पहुंचती है, और गंदगी में रह के एक जगह खड़े रह के, वो जो एक पूरा लाइफ स्पैन होता है कि हर किसी जानवर को फ्रीडम होता है अपना, अपनी एक तरीके से हम अंग्रेजों से हमारा देश लड़ा था कि हमें भी फ्रीडम चाहिए, तो हम एक ही बंद कमरे में बिना उनसे पूछे, हमें किसी भी परमात्मा ने, किसी भगवान ने आके लिख के नहीं दिया कि हम पे उन पे हक बनता है कि हम उनको इस तरीके से ट्रीट कर सके, ऐसा कुछ हो सके, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन हम उसे करते हैं। और यही जानवर नहीं है, हम पर्यावरण के हिसाब से देखे जाए तो हम पीड़ा सिर्फ इस तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से करते हैं। आप मान के चलिए हिंदुस्तान में हर साल 30,000 के आसपास जो टर्टल होते हैं, उनके उनको किसी तरीके का कष्ट मिलता है। कैसे मिलता है? हम आजकल बच्चे या कोई भी हो गया फ्रूटी पीते थे, तो फ्रूटी में जो स्ट्रॉ होती थी प्लास्टिक वाली, वो रिसाइकिल नहीं हो पाती थी, वो रिसाइकेबल नहीं थी। तो वो कहाँ जाती थी? नाली में, नाली से नदी में, नदी से ओशंस में, तो वो उनके गले में अटकती थी। ये टर्टल्स के साथ ही होता था और थोड़ी बहुत मछलियों के साथ। लेकिन इंडिया में, सिर्फ इंडिया में 30,000 टर्टल्स हर साल मारे जाते थे। तो आप देखते होंगे अब कि फ्रूटी, एपी वगैरह में इनमें बहुत विरोध किया गया था। तो अब ये एक कागज वाली थोड़ी मोटी सी एक नई स्ट्रॉ इन्होंने बना के दी है। और बात करते हैं अगर हम इस चीज की कि हम दूध की जगह, जो नॉर्मल गाय का दूध है, किसी दूसरे जानवर का दूध है, इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? तो इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं, एक आता है आलमंड मिल्क आता है, फिर आता है सोया मिल्क आता है, पीनट मिल्क आता है। और आप चाहें तो जो सबसे सस्ता हर कोई अफोर्ड कर सकता है, वो है कि गरीब से गरीब होता है राइस मिल्क। ये आप घर पे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। दही की बात करें तो एक पीनट कर्ड आती है कि आप वो घर पे बना सकते हैं। नींबू, आपको थोड़े पिसे हुए पीनट्स चाहिए, मूंगफली, और थोड़ी सी मिर्च। तो उससे क्या होती है, हल्का सा टेस्ट का डिफरेंट आएगा, लेकिन आपको एक दूसरी तरीके की पहल मिल जाएगी कि हाँ, हम नॉर्मल दही की जगह हम ये वाली दही खा रहे हैं। बटर की जगह पीनट बटर यूज कर सकते हैं। लोगों को पिज्जा पे चीज बहुत पसंद आती है, आजकल के बच्चे होंगे तो उन्हें चीज भी किस तरीके, वीगन चीज एक तरीके की बन जाती है। और हिंदुस्तान में और बहुत जगह पे एक और चीज जो बच्चे बचपन से सुनते आते हैं, यहाँ माएँ भी होंगी, और मेरी माँ खुद मुझे बोलती थी कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है इसमें। तो ये एक तरीके का भ्रम है।
जो मेन चीज शुरू गई थी दूध क्यों देना है गाय का, एक तो उस टाइम इतना कुछ मिलावट नहीं थी, इंजेक्शन वगैरह, वो नॉर्मल लाइफ भी जीते, सब कुछ होता था, लेकिन उस टाइम की बात अलग थी। और आजकल की जनरेशन जो 21वीं सदी है इसमें अलग है। और ये है कि दूध में जितना कैल्शियम होता है उससे कई अधिक अधिक जो कैल्शियम होता है आपको बाकी चीजों में मिल जाता है। अगर आप आधा आधा 1 कप दूध मान के चलिए, गाय का 1 कप दूध, तो मैं आपको उस हिसाब से बताता हूँ कि जो आलमंड मिल्क होता है, अगर आप 1 कप आलमंड मिल्क लेंगे उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको कैल्शियम मिल जाएगा। अगर आप 4 ऑरेंज खा लेंगे, जो ऑरेंज फ्रूट होता है, उसमें उतना ही कैल्शियम होता है जितना 1 कप दूध में होता है। तो कैल्शियम हमारे ये और टोफू हो गए, हमारी जितनी दालें होती हैं इसमें कई ज्यादा प्रोटीन होता है जितना दूध में नहीं होता है। और हमारा आप मान लीजिए गाजर हो गई, गाजर में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन और कैल्शियम की पाया गया है। और ये मतलब आप नेट पे जाएंगे आपको बहुत चीज मिलेंगी, मटर हो गई हमारी, और पनीर की जगह आप टोफू यूज कर सकते हैं। ऐसी वॉलनट्स आप जानते हैं, अखरोट को कहा जाता है, हेजल नट हो गए, आलमंड हो गए, चिया सीड्स आप जानते होंगे, बहुत छोटी छोटी एक सीड्स आती हैं चिया सीड्स, उसका हिंदी का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये पाई जाती हैं इस हर चीज में, दूध से ज्यादा कैल्शियम, दूध से ज्यादा प्रोटीन। आप पालक जानते हैं, पालक में सबसे ज्यादा कैल्शियम और सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया गया है। और ये जो भ्रम है हमारा कि दूध नहीं पियेंगे तो हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी, हमारा प्रोटीन हमारे ढंग से नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें अपना क्या करना है, नजरिया बदलना है। नजरिया किस तरीके से कि जो दूसरे जानवर है उन्हें भी एक हक है जीने का, उन्हें एक हक है कि उन्हें भी पीड़ा ना पहुंचाए। वो एक प्रथा थी ये कि जब डिलीवरी के टाइम पे कई बार होता था कि बच्चा तो बच जाता था, और क्योंकि पहले इतनी फैसिलिटीज नहीं थी डॉक्टर्स की और हॉस्पिटल्स की, तो कई बार माँ का देहांत हो जाता था। तो उसके लिए जो कहा जाता है कि गाय का दूध है वो माँ के दूध के एकदम समान है, उसको ही माना गया है। तो तब उस बच्चे को क्या दिया जाएगा, तब उस बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, पहले 6 महीने जो दूध दिया जाना चाहिए बच्चे को। तो वहां से प्रथा शुरू हुई थी कि तब गाय का दूध दिया जाएगा। हाँ, लेकिन अब क्या हो गया है, उसी को हमने आगे तोड़ मरोड़ के वो आ गया कि इससे हड्डियां नहीं बढ़ेगी, हमारा विकास नहीं होगा, आपका माइंड का डेवलपमेंट नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने प्रोटीन्स आपको दूध में मिल जाते हैं उससे अलग अलग आप नेट पे जाइए, थोड़े बहुत मैंने बता दिए, हर जगह आपको ये कहीं ना कहीं पे मिल जाता है। वीगनिज्म में एक बहुत वास्ट टॉपिक आ जाता है कि किस तरीके से हमें आगे मानव जाति को लेके जाना है। और आजकल एक नई जो यूज किया जाता है क्लाइमेट चेंज के लिए, कि देश में और पूरी दुनिया में पोल्यूशन बहुत हो रहा है। जो हमारी दिल्ली सिटी है वो टॉप 10 में आती है पूरे विश्व में कि पोल्यूशन यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया गया है। मुंबई पाई जाती है। और जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एनजीओ हो गए, ये सब वर्क कर रहे हैं कि पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए, पॉल्यूशन क्यों किया जाए। आप सब ने सुना होगा एक उसको 2016 में किया गया था पेरिस अग्रीमेंट। यहाँ पे बहुत सारे देश मिलके इन्होंने किया था कि हम पोल्यूशन अपने अपने देशों में, कार्बन डाइऑक्साइड के और पोल्यूशन ये कैसे कम करें। 2016 में पेरिस अग्रीमेंट पेरिस में किया गया था। तो इसमें जो मुख्य पहलू तो ये था कि 100 साल में अगर पूरी पृथ्वी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो एक तरीके से ठीक है, हम मानव जाति उसे कहीं ना कहीं एडजस्ट करके थोड़े और पेड़ लगा के आसपास उसे रख सकते हैं। परंतु 2000 साल जब हुए थे, 2000 साल से और 2016 तक हमने जब देखा कि 1 डिग्री 100 साल में बढ़ना चाहिए, लेकिन 15 साल के अंदर ही हमारे पूरे विश्व का 1.5 डिग्री बढ़ गया। 1.5 डिग्री 15 साल में बढ़ गया, बल्कि बढ़ना चाहिए 1 डिग्री 100 साल में। तो पूरा विश्व की ये चिंता होने लगी कि किस तरीके से हम आगे की जनरेशन, हमारे जो आगे के बच्चे होंगे, उनको किस तरीके का जीवन मिलेगा। क्या उन्हें बैग की जगह ऑक्सीजन सिलेंडर अपने कंधों पे लेके जाना पड़ेगा? क्या उन्हें अलग अलग तरीके की बीमारियां, लंग की बीमारियां, ढंग से सांस नहीं ले सकते हैं, हम आज जो खुली सांस लेके वॉक कर लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं बच्चे सड़क पे, क्या उन्हें मास्क लगा के क्रिकेट खेलना पड़ेगा, स्कूल ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा? ये सब चिंतन करने की बात हो गई थी। तो वीगनिज्म, अब मैंने ये आपको डाइट की बताई थी कि एनिमल्स को पीड़ा होता है, ये होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वीगनिज्म जो है, कि आदमी अगर वीगन बन जाए तो वो इस चीज में
पूरे विश्व की और आगे की जनरेशन की किस तरीके से मदद कर सकता है। अब आपको मैं ये बताता हूँ, मान लीजिए हमारी जो पृथ्वी है उसमें 79% हमारा क्या है, पानी पाया जाता है पूरे में, जिसमें समुद्र, नहर और बर्फ वगैरह को मिला के। और जो हमारा 21% बचता है वो हमारा जमीन बचती है, लैंड, जिसमें जंगल, अलग अलग देश और हम सब जहाँ पे अभी बैठे हैं वो सब पाया जाता है। अब मान लीजिए इस 21% को, इस 21% को अगर हम 100% मान लें, इस 21% को 100% माना हमने, इस 100% में से 27%, 27% हमारा यूज कहाँ होता है, बड़े बड़े कैटल फार्म, मतलब जहाँ पे गाय वगैरह को रखा जाता है और जहाँ पे फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, ये तो एक 27% इन जानवरों के लिए। इसमें से हमारे मान लीजिए 21% के आसपास होता है जो हमारे सिर्फ फॉरेस्ट हैं। तो मतलब सिर्फ 21% हमारा फॉरेस्ट है जो हमें सांस दे रहा है क्लीन करके, हमें ऑक्सीजन दे रहा है जीने के लिए। कोरोना में सबने देख लिया ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण रही है। और फिर थोड़ा बहुत आता हमारे 5-6% हमारे डेजर्ट आ जाते हैं, और थोड़ा बहुत परसेंट जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो ये सब आ जाता है। अब मान लीजिए जो मैं 27% आपको बता रहा था जहाँ पे कैटल रेयरिंग फार्म है, वहां पे क्या होता है, पेड़ वगैरह तो कुछ होते नहीं है, में आज की घास यहाँ से की जाएगी, फिर कल परसों में गाय या जो भी उन्होंने कैटल रखी हुई है वहां से वो ये घास इतने खाएगी। वहां पे ना कुछ अन्न उग पा रहा है, ना पेड़ है, ना कुछ है। अब रिसर्चर ने किया है कि अगर हम पूरी दुनिया वीगन बन जाए तो हमें कैटल पालने की, कैटल रेयरिंग की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें उनका दूध चाहिए। नहीं, हम दूध की जगह एनिमल मिल्क यूज कर रहे हैं। वहां पे अगर हम पेड़ भी उगा दें या फसल भी उगाएंगे तो उससे जो ऑक्सीजन की उत्पत्ति होगी, वो जो पॉल्यूशन हमारा बढ़े जा रहा है वो बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। और ये कहा गया है कि आगे कम से कम 500-600 साल तक या 1000 साल तक अगर हम सब वीगन बन जाएं के टाइम पे, आगे 500-600 साल तक ऐसा कोई पॉल्यूशन का तो नाम नहीं होगा। हम विकास आराम से कर सकते हैं, हम तब भी थोड़ा बहुत हमें कारपूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉल्यूशन की जगह हम विकास पे कर सकते हैं कि आगे इस पृथ्वी के अलावा हम किसी और कहाँ पे एलियंस होते हैं, हम कहाँ पे जाके मार्स मिशन हो रहा है वहां पे भी मानव के लिए कॉलोनी बनाई जा रही है, उस चीज पे हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो ये एक वीगनिज्म का पहलू है कि किस तरीके से आगे के लिए अगर हम सब वीगन बन जाए तो उसको किस तरीके से हम बचा सकते हैं, हम मानव जाति को बचा सकते हैं, हम पोल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं, हम बाकी जानवरों के लिए हम अपना योगदान कैसे कर सकते हैं कि उन्हें पीड़ा ना पहुंचे। क्योंकि हमने जिस जीव को, हमने जिसको जन्म नहीं दिया है, हमने जिसे बनाया नहीं है, उसे पीड़ा देने की भी हक किसी इंसान को नहीं होती है। अब अगर हम स्पिरिचुअली मान लीजिए धर्म के वास्ते देखें तो एक, मैं कल ही किसी के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने भी मेरे को यही बताया कि आप सब माने ना माने कि जैसे कहते हैं कि नर्क होता है, अगर हिंदू के शब्द तो क्रिश्चियन में जाए तो हेल होता है, कि नर्क में नर्क लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, जो है नर्क यही है। तो एक था कि एक कसाई था, वो बहुत अलग अलग जानवर को लाके, बकरा हो गया और दूसरे और हो गए, उनको जाके काटता था। तो एक बार एक बकरा था, वो बहुत हंस रहा था, बहुत मुस्कुरा रहा था, बहुत बहुत खुश था। और तो कसाई ने पूछा कि भाई मैं तुम्हें मारने वाला हूँ अभी 5 मिनट बाद, तो तुम इतने खुश क्यों हो? तो जो बकरा था उसने ये बोला कि मैं शाकाहारी हूँ, मैंने आज तक किसी को मारा नहीं, मैंने किसी को किसी तरीके की पीड़ा नहीं पहुंचाई है, मैं पूरा शाकाहारी हूँ, मांसाहारी नहीं हूँ, सिर्फ घास खाता हूँ, अपने से मतलब रखता हूँ, किसी को कोई पीड़ा नहीं पहुंचाता हूँ। जब मेरा 5 मिनट बाद ये हाल होने वाला है तो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम तो इतने लोगों की, जानवरों की मार डाल रखे हो, मेरे को भी मारोगे तो तुम्हारा आगे क्या हाल होगा। ये बहुत एक छोटी सी कहानी है बट बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये समझाती है कि किस तरीके से जो हम आज करते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहीं ना कहीं हमें उसका फल वापस जरूर मिलता है। जो आजकल की जनरेशन, ये लोग कहते हैं कर्मा, अगर वो शब्द होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो वो किस तरीके से, ये एक तरीके स्पिरिचुअली उन्होंने ये बहुत प्यारी तरीके से कहानी समझाई थी। और ये बहुत छोटी कहानी है लेकिन इसका महत्वपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण है ये, और बहुत डीप मीनिंग इसके अंदर रखा हुआ है। कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम
चिकन खाएंगे, अगर हम चिकन नहीं खाएंगे, नॉन वेजिटेरियंस के मैं कई बार बैठा हूं तो ये जरूर कहते हैं वो मेरे को कि अगर हम चिकन नहीं खाएंगे, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो हर जगह तो चिकन 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 हो जाएंगे, इतनी ज्यादा तादाद बढ़ जाएगी, जहां जाएंगे, घर में अगर सोने जाएंगे तो चिकन दिखेगा, सड़क पे जाएंगे तो चिकन दिखेगा। ये भी एक तरीके का भ्रम है। अब अगर 100 से ज्यादा चिकन की तादाद हो जाती है, उनमें अपने आप ही एक तरीके का डिजीज फैल जाता है। ये सब कुछ नेट में होगा, कई कई लोगों को ये चीज पता भी होगी कि वहां पे चिकन में एक बीमारी फैल जाती है, वो अपने आप ही मर के आधे हो जाते हैं। तो परमात्मा ने, हमारे भगवान ने सृष्टि इस तरीके से बनाई है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या है, उसके साथ रहना है, हमें उसे पीड़ा नहीं पहुंचानी, हमें पेड़ काट के अपने लिए कुछ नहीं करना है। पेड़ क्यों काटना है? आजकल नई चीज आई है कि अगर हम घर बना रहे हैं तो ये पेड़ काट देते हैं, वो पेड़ काटते हैं। क्यों काटने हैं? आजकल इतने लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, ग्रीन आर्किटेक्चर आया है कि पेड़ वहीं रहेगा, उसी के साथ में हमने घर भी बना दिया। वो पेड़ में जितने जीव जंतु, छोटे कीड़े मकोड़े जी रहे हैं, उन्हें भी जीने दीजिए, ग्लास की कवरिंग आ जाती है, घर भी बड़ा प्यारा लगता है। और हम एक तरीके से पर्यावरण को भी अपनी तरफ से एक छोटा सा योगदान दे देते हैं कि हम पेड़ नहीं काट रहे हैं। अब बचपन से मैंने ये भी सुना था कि कई लोग कहते थे कि अगर तुम एक पेड़ काट रहे हो तो 10 पेड़ लगाओ, कोई कोई कहता था 100 पेड़ लगाओ। ये कहने में बचपन में लगता था कि हाँ, बात तो सही है, अगर हमने एक पेड़ काटा है तो हम 10 पेड़ लगा सकते हैं या 100 पेड़ लगा सकते हैं। पर मैं जब बड़ा हुआ तो मैं इस बात के साथ ज्यादा सहमत नहीं हो पाया। मैं बताता हूँ आप सभी को क्यों। कि एक पेड़ को मिनिमम एज पे, मिनिमम हाइट पहुंचने के लिए 30 साल लगते हैं, लेकिन आप जो आसपास पेड़ देख रहे हैं वो 300, 110 या उस एज के हो चुके हैं। अब आपने वो पेड़ तो काट दिया, तो जितना भी इतना विकास उस पेड़ ने किया था, जितना वो ऑक्सीजन हम सबको दे पा रहा था, वो सब एक झटके में बंद हो गया। जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रह रहे थे उस पे, जो पंछियां उस पे रह रहे थे, अपना घर बसा रहे थे, और अन्य चीज जो वो पेड़ हमारे लिए कर रहा था, छाया दे रहा था, वो एक झटके में सब नष्ट हो गया। और फिर हम जाके कह रहे हैं हम चलो 100 पेड़ मान लेते हैं, हम 100 पेड़ जाके लगाएंगे एक पेड़ काटने पे। तो आप ये जरूर देखिएगा कि पेड़ लोग आजकल दूर जाके लगाते हैं, और गारंटी कोई लिखित नहीं दे सकता है पेपर पे, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे सकता है, आप खुद नहीं दे सकते हैं कि अगर आपने 100 पेड़ लगाए कि 100 के 100 जिए। हो सकता है कि 100 के 100 जी जाए, हो सकता है 100 में से सिर्फ एक जिए या 10 जिए या 50 जिए। वो हम लिखित में किसी को नहीं दे सकते हैं। और फिर उन 50 में से भी क्या, उनकी अच्छे से देख रेख चाहिए, 30 साल उन्हें उस मुकाम पे पहुंचने में लगेगा। फिर वो शुरुआत होगी फिर से कि वो हमें ऑक्सीजन देना शुरू करेंगे, छाया देना शुरू करेंगे, फल देना शुरू करेंगे। पर जो वो ऑलरेडी पेड़ हमें दे रहा था, वो एक झटके में हमने कम कर दिया। टन्स, मतलब 100-100 किलो की ऑक्सीजन कई कई समय के लिए एक पेड़ देता है। लेकिन वो हम महत्व क्यों नहीं करते? क्योंकि वो चीज हमें फ्री में मिल रही है। आजकल लोगों की मानसिकता हो गई है, जिस चीज में उन्हें पैसा देने पर उस चीज की कद्र रहती है। परंतु जो हमें सब कुछ फ्री में मिलता है, जो हमारी सृष्टि हमें फ्री में दे रही है, हमसे वापस कुछ नहीं मांग रही है, हमारी सेहत के लिए हो गई कुछ, उस चीज का हम कदर नहीं करते हैं। पेड़ है, चलो उखाड़ दो, काट दो, इसे कुछ नहीं, यहाँ पे मैं घर बनाऊंगा, एक मल्टीप्लेक्स मॉल खड़ा कर देंगे, यहाँ पे लोग आएंगे। उस चीज का महत्व हमें तब समझ आता है जब कोरोना आया था, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अब ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। और जो चीज हमें फ्री में मिल रही थी उस टाइम उस चीज की कदर नहीं थी। ऐसा क्यों आया था? सृष्टि ने हमें दिखाया कि हम जो कहते हैं कि हम सब कुछ हमारे हाथ में, मानव के हाथ में, अगर सृष्टि को कुछ चीज समझ नहीं आई, उसे सब कुछ उसे वापस ठीक करना पड़ा। उसने एकदम से, सृष्टि ने करके पॉपुलेशन आधी कर दी कि तुम लोग गंदगी ज्यादा कर रहे हो, लो तुम, मैंने तुम्हें आधा कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? अगर हम सृष्टि के साथ लेके चलते, हम सृष्टि को अपने सृष्टि के हिसाब से चलते, उसे साफ भी रखते, हर चीज उसके हिसाब से होती, तो आज या पिछले साल तक हमें ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता, हमें इतनी पीड़ा नहीं सहनी पड़ती, जिन लोगों की मौत हुई इतनी पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। और पेड़ों के लिए मैं जो समाज मैंने देखा है, जो हिंदुस्तान में बहुत बहुत पहले होता है, उत्तराखंड में आजकल चिपको मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट कब शुरू होता है? जब 1600 कुछ ईयर में ये राजस्थान में किया गया था बिश्नोई समाज के थ्रू। जब एक राजा ने बोला मेरे को लकड़ी चाहिए इस चीज के लिए, तो जब वो लिपट गए थे राजस्थान में, और उन लोगों की पीड़ा, उस टाइम ऐसी गोली तो होती नहीं थी, इतनी धार वाली तलवार भी नहीं होती थी कि एक बारी में आदमी का देहांत हो जाए, उसे मार दिया जाए कि उसे पीड़ा ना हो। उस टाइम छोटी छोटी कुल्हाड़ियां होती थी।
उसको पीठ पे मारा जाता था, वो लपटा हुआ है और लोग उस टाइम इतने कट्टर थे कि हम पेड़ नहीं होने के, इतना प्रिय था उन्हें जानवरों के प्रति, पेड़ों के प्रति, कि उन्होंने देख रहे हैं कि सामने वाले को कुल्हाड़ी पड़ रही है, किसी के पीठ पे पड़ रही है, किसी के कमर पे, किसी के छाती पे, किसी की टांग पे खून बह रहा है, लेकिन दूसरे वाले ने अपना हिम्मत नहीं तोड़ी, वो डटा रहा वहां पे उसको पेड़ से लिपटे हुए। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति इतनी प्यारी है अगर हम इसे ध्यान से देखें, और यही चीजें हम अपनी असल जिंदगी में, हर दिन की जिंदगी में अगर हम ये चीज लेके चलें तो आगे की प्रगति हम सब देख सकते हैं। कि पहले विश्व था जिम करता था कि हम जिम जाएंगे, ये करेंगे, अब वापस घूम फिर के वापस हमारे हिंदुस्तान के सनातन धर्म की तरफ आ रहा है। अब योग करना है और हिंदू हिंदू धर्म के लिए ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। सब क्या सबको पता है कि हमारी जो संस्कृति थी वो बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। हम फिजिक्स में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि इस डॉक्टर ने, इस साइंटिस्ट ने इस सदी में ये पाया गया, क्या 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 कहते हैं इसे, कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है, 9 ग्रह हैं। और हम कितने सालों से, हमारे जो जो हिंदू लोग होते हैं, या हिंदू भी मैं हटाती हूँ, जो आर्य समाज था, जो हमारे हिंदुस्तानी लोग थे, उन्हें पता था कि 9 ग्रह होते हैं। पूजा करने से पहले वो 9 ग्रह की पूजा करते थे। ये चीज हमारी साइंस को, हमें पहले से पता था। लोग जिस टाइम ये कहते थे कि धरती फ्लैट होती है, स्क्वायर की तरह है, उससे पहले हमने ये कह दिया था कि धरती गोल होती है। जो हमारे संस्कृति हमें देके गए थे, हम उस चीज का मूल नहीं रखते, हम बाहर की तरफ भागते हैं कि इस चीज को कैसे अपनाएंगे, उसको करेंगे तो हम लगेंगे कि हम सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हैं। परंतु दुनिया घूम फिर के वापस वहीं आ रही है। जर्मनी में संस्कृत पढ़ाई जाती है बच्चों को, संस्कृत में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कराई जा रही है, अलग तरीके की इंजीनियरिंग, जिसे हम विश्व का इंजीनियरिंग हब कहते हैं, उस देश में संस्कृत कराई जा रही है। और यहाँ हिंदू में कोई संस्कृत ना बोले, ये हमने अपने सोसाइटी ऐसी हो गई, अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो हम एक तरीके से सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बच्चा ढंग से पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए, क्यों, भारत में बहुत तरीके के लोग हैं। साउथ में वो अलग लैंग्वेज है, ईस्ट में अलग लैंग्वेज है, वेस्ट में अलग लैंग्वेज है, नॉर्थ में अलग लैंग्वेज है। तो कम्युनिकेट किससे करेंगे? हिंदी से करते हैं, परंतु उसी इंग्लिश से करते हैं, परंतु इसी चीज को हम आगे चलते चलते इसे तोड़ मरोड़ के, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति में नेचर के साथ, जानवरों के साथ, पशुओं के साथ एक अलग तरीके से जोड़ के हम उनकी पूजा करते हैं। किसी और धर्म में पूजा नहीं होती है, उन्हें अलग तरीके से जोड़ के हम उन्हें आगे चलते हैं। लेकिन किसी और धर्म में ये नहीं होता है, किसी और विश्व में ये नहीं होता है। तो हम अगर अपनी संस्कृति से जुड़ के रहेंगे, जो हमारे अलग अलग धर्म की किताबों में लिखा हुआ है, किसी भी धर्म में आप उठाओ, पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ लिखा गया है। संस्कृति यह हिंदुस्तान में बनाई गई थी। हम सबको बताते हैं योग यहाँ पे कीजिए, योगा कैपिटल ऋषिकेश है हमारा पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि सारी संस्कृति, पीस ऑफ माइंड, मेडिटेशन वगैरह सब कुछ यहीं पाई जाती है। आप सभी ने अभी योगा किया है, आप जानते हैं कि योग करने के बाद आप इतनी सुबह सुबह उठते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, आपको एक मेंटालिटी मिल जाती है कि किस तरीके से हमें आपका अपना दिन आगे व्यतीत करना है, हमें गुस्सा नहीं करना है, शांत मन रखना है, स्थिर मन रखना है। ये क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था, यहाँ भारत में जितने भी लोग थे, एंग्लो इंडियंस हो गए, आर्यंस आए थे, मोहिंजोदारो जो बाद में पता चला एक अकेली सिविलाइज सिटी थी, जो बहुत पहले सिविलाइज्ड हो गई थी, जब तक लोग कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे पूरे विश्व में। क्यों? क्योंकि हमें पता था, हम ऑलरेडी आगे इस तरीके पे चले गए थे, लेकिन हम उस चीज को एक तरीके से गैदर नहीं कर पाते हैं। पर आजकल आप देख सकते हैं कि बहुत लोगों ने हल्के हल्के शुरू कर दिया है वापस आना। पर मैं ये दूंगा, आपको कोई भी मिले प्रेरणा जरूर दीजिएगा। और मैं सिर्फ इस चीज के लिए नहीं, आपको कोई भी चीज प्रभावित कर गई है, कौन सी चीज आप जो बोलेंगे आपके मुख से निकले और वो दूसरे व्यक्ति को छोटी सी तरीके से प्रभावित कर देगी। आप ये सब देख सकते हैं कि हल्के हल्के छोटे जो लोग होते हैं, मैं खुद एक जब था थोड़ा और छोटा, तो मेरे को छोटी छोटी चीजें प्रभावित कर गई, छोटी छोटी चीजें। अब मेरे को, जैसे लोगों को शर्ट पैंट वगैरह पहनना है, मेरे को कुर्ता ही पहनना है। मेरे को लोग टोकते भी थे कि ये क्यों है आपके इसमें। तो तरीका यही है कि अपनी संस्कृति से जुड़े। छोटी छोटी चीजें जो हमें प्रभावित करते हैं, हमारे माता पिता बोलते हैं, अब जो आप लोग हम मेरे को कभी बोलेंगे आपकी छोटी चीज जो मेरे को प्रभावित कर सकती है। तो आज के लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप सभी का समय भी व्यतीत नहीं करूंगा। और मैं धन्यवाद आप सभी का, प्रभा जी का, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आज मेरे को मौका मिला।
और मैं आशा करता हूँ कि जो आज बोला कहीं ना कहीं चाहे एक छोटा सा शब्द ही हो, कहीं ना कहीं वो आप अपनी असल जिंदगी में इस्तेमाल करें, आपको प्रभावित किया गया। धन्यवाद। जी धन्यवाद बिश्नोई जी और आदरणीय रंजना जी या आदरणीय यादव सर। जी आदरणीय मनीलाल भाई आपको भी बुलाते हैं, वो भी आज का कार्यक्रम का संचालन करेंगे। हमारे आज की चीफ और हमारे आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है। जानवी और जो शिकारी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से योग कराया। और आज के हमारे चीफ गेस्ट है प्रिय भाई शुभ बिश्नोई जी से आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सदन में दी है। सदन की ओर से पतंजलि किसान सेवा समिति एवं पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आपको बहुत बहुत शादीवाद। और जैसा कि सदन में आज हमारे साथ देखिए सबसे बड़ी बात हमारे आदरणीय पवन सर जी विदेश में हैं और विदेश से भी हमारे आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय पवन सर जी आए और हमारे इस सदन जी को ओम। और मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। जी सर। सभी को नमस्कार, ओम। और नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम है तो बीच बीच में मैं जुड़ भी रहा था, डिस्टर्ब भी हो रहा था। तो यहाँ से आए हुए मुझे कल मैं पहुंच गया था और यहाँ पर आज से हमारा कार्यक्रम चालू है और कुछ चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि ने बहुत सुंदर बातचीत की जितना मैं सुन पाया, और यह सब बातें हमारे योगाहार कार्यक्रम में पिछले कई दिनों से बातचीत हो रही हैं। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग विषयों पर उन्होंने बातचीत की है और प्रकृति के साथ हमारा जो सामंजस्य होना चाहिए उस पर भी बातचीत की। मुझे लगता है मैं यहाँ पर जब आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो यह समझने का भी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की जीवन शैली कैसी है, वहाँ पर कैसे वो समय अपना व्यतीत करते हैं, क्या खाते हैं और किस प्रकार से रहते हैं। तो खाने की जब बात आई तो सबसे पहले तो आदमी खाना ही ढूंढता है। तो यहाँ पर हर एक चीज में मांसाहार जरूर मिलता है। कोई भी चीज हो उसमें हर एक चीज में मांस किसी न किसी रूप में, सलाद होगा उसमें भी मांस है। और बहुत कम चीजों पर आपको शाकाहारी भोजन मिलता है। रोटी तो अभी तक क्या नहीं मिली है, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ मिल जाए, लेकिन संभावनाएं कम ही नजर आ रही हैं। और ब्रेड और चावल खा करके और उसके साथ जो भी और चीजें मिल रही हैं, न तरकारी है जिसमें कि मांस नहीं हो, न दाल है, और भाषा भी बिल्कुल भिन्न है। यहाँ तक कि अंग्रेजी भाषा में भी जरा सी उनको समझने में परेशानी होती है। लेकिन आनंद बहुत आ रहा है क्योंकि यह एक चैलेंज के रूप में भी ले रहे हैं। इससे हम निराश नहीं हो रहे हैं कि हमें भोजन नहीं मिल रहा है, मुझे दाल नहीं मिल रही है, मुझे रोटी नहीं मिल रही है, मुझे भाषा समझ में नहीं आ रही है, मैं अपने आप को समझा नहीं पा रहा हूँ। सब ये इसको आनंद पूर्वक उसको ग्रहण कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज जो है, आज मैं सवेरे जब भोजन नाश्ते के लिए गया, नाश्ता हमारे होटल में ही होता है, तो वहां पर एक चीज मुझे लगी कि सभी लोग अलग अलग जगह से भी जो आए थे और काफी भीड़ थी यहाँ पर क्योंकि काफी बड़ा होटल है। तो बहुत कम लोग अपनी थाली में भोजन को उन्होंने नहीं छोड़ा था। नहीं तो सब लोग भोजन को अपना कुछ न किसी रूप में कुछ न कुछ बर्बादी जरूर होती है।
और इसको देख करके जरा सी ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भोजन नहीं मिल रहा है और कहीं पर हम भोजन को बर्बाद भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे इस जो हमारी जैविक के ऊपर हम लेने वाले हैं प्रतिज्ञा लेने वाले हैं, उस पर भी इस चीज को हम जरूर जाएं कि हम अपनी थाली जब भी हम भोजन करेंगे उसमें से उतना ही लेंगे जितना खाना है और एक भी कण अपनी थाली से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भोजन बहुत जरूरी है। और भोजन जब नहीं मिलता है और ये अपनी पसंद का नहीं मिलता है, तब उसका महत्व तो और भी ज्यादा समझ में आता है। तो ये सब चीजें आज देख रहे हैं और मुझे सब लोगों ने अपना अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं दी थी। तो इस होटल में एक चौथी मंजिल पर, मैं 16वीं मंजिल पर, और इसकी चौथी मंजिल में एक स्विमिंग पूल भी है, जिम्नेजियम भी था। तो कल मैं वहां पर गया और वहां पर जब गया तो जाहिर है कि स्विमिंग पूल देखा तो वहां पर तैरने की भी इच्छा हुई। मुझे थोड़ा सा जुकाम भी हो रहा था, शायद ट्रैवल की वजह से, लेकिन मैंने भगवान दास जी की बात सुनी। मैंने उनके मन में स्वतः ही विचार, उन्होंने तो आश्चर्य के भेजा और उनके लिए भी भेज रखा है। तो जब ऐसा हुआ तो मैंने स्विमिंग भी की, आनंद लिया और मुझे कुछ भी जुकाम नहीं हुआ, बल्कि जो जुकाम था वो भी ठीक हो गया। तो इसलिए आपका बहुत बहुत देखिए आशीर्वाद में और प्रार्थना में और दुआओं में मुझे लगता है बहुत ताकत जो मिली और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं बाजार भी गया और जरा सी बारिश भी हो रही थी, थोड़ा भीग भी गया, लेकिन कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ और बिना दवाई के भी मैं ठीक हो गया। तो आपको सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं, तो जरूर कुछ अपनी तरफ से यहाँ पर जो भी योगदान है उसको करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग नियमित रूप से योग कर रहे हैं और शाम को भी मैं शायद हमारे वहाँ, यहाँ पर जो समय का अंतर है करीब 1.5 घंटे का समय है, तो अगर आपके वहाँ 8 बजा होगा तो यहाँ पर 9:30 बजेगा। तो लेकिन जब भी आप शाम को मीटिंग करेंगे, मैं आप लिंक भेजेंगे तो मैं जरूर जुड़ूंगा। कल भी मैंने सोचा कि शायद मीटिंग हो रही होगी तो खोल के देखा तो कुछ नहीं था। स्टाफ के साथ भी मीटिंग करेंगे आज, जैसे हम करते आए हैं उस तरह से हम करते हुए अपने जो कार्यक्रम है 9 तारीख का उसको सफल बनाने का प्रयास करेंगे। और सभी की शुभकामनाएं हैं और सभी का प्यार है। आज अभी अब यहाँ पर 9 बजने वाला है, अब 9 बज के मीटिंग में जाना है। वहां पर जो भी जितना भी संभव होगा शेयर करूंगा या फोटो लूंगा, फोटो शेयर करूंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। ओम सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर जी नमस्कार। आपने देश का नाम नहीं बताया, कौन से देश में विजिट कर रहे हैं आप लोग? ये थाईलैंड है। जी 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 जी। धन्यवाद सर, बहुत खुशी हो रही है और आप के साथ हम सबका इतना स्नेह और दुआएं हैं। आशीर्वाद तो नहीं हो सकता, और आदरणीय जैसे भगवान दास कुशवाहा जी ने आप बताया, हम सबके लिए दुआएं हैं। और आप जो है ध्यान रखें, आप कुछ ध्यान नहीं रखते हैं ज़्यादा, और विशेष ध्यान रखें। और चूँकि मौसम में विपरीत में आप, और आपने कहा स्विमिंग पूल में और इसमें बाज़ार में, मार्केट में, जहाँ भी आप जाएं थोड़ा सा ध्यान रखें। और हम लोग की दुआ आपके साथ है, और आप निश्चित है कि हमारे देश का, हम सब का गौरव और इस दैनिक उजागर कार्यक्रम का आप गौरव हैं। आपको पुनः आपके पुरुषार्थ को प्रणाम और आपके भाव को नमन। जो आपका भाव इस सदन के और हम सब के लिए है, उसके लिए साधुवाद। आगे हम आज का इसलिए मीटिंग नहीं रखी थी कि आप चूँकि इतनी यात्रा करके गए हैं, तो स्वतः ही मैंने अक्षय जी से कह दिया था कि सर को मैसेज डाल दीजिए कि आज हम नहीं करेंगे। लेकिन आपकी महानता देखिए, आपने वहाँ जाके तुरंत मैसेज दिया। और परंतु आज हम सब लोग 7 बजे मीटिंग करेंगे स्टाफ के साथ, और 8 बजे हम इटारसी ग्रुप में मीटिंग करेंगे। आपका थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन चाहेंगे, और यहाँ में जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे सर। थैंक यू, धन्यवाद। और आगे सदन में उपस्थित हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी हैं। आपने
देने को कार्यक्रम की कार्यवाही में अपना मार्गदर्शन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। धन्यवाद मंजुला जी। एक्चुअली मैं सफर में हूँ, लेकिन फिर भी 2 मिनट बात करता हूँ। कल हम लोगों ने मतलब महाराष्ट्र के 5 साथियों को हमने रिजर्वेशन कर लिया। हालांकि हमारा वेटिंग का रिजर्वेशन है, लेकिन हम 7 तारीख को यहाँ से दक्षिण से बैठ रहे हैं और वह 4 बजे पहुँच गए। वैसे हमारे दूसरे साथी काबे जी के साथ में 4-5 साथी वो वाया भुसावल आ रहे, खंडवा भुसावल खंडवा, वो भी 4-5 साथी वो भी यहाँ पे पहुँच गए। कुछ साथी उनके जो हमको मतलब रंजना जी को फोन आया था, वो आना चाहते तो उनको बोला है कि रंजना जी के माध्यम से तो आप 9 को आ सकते हो, क्योंकि 7 और 8 को सिर्फ रेगुलर हमारे निमंत्रित थे वो ही रहेंगे, लेकिन 9 तारीख के इसमें किसान यदि आना चाहते हैं तो उनको वहाँ बोल दिया है। तो वो एक बात हो गई। दूसरा, डॉक्टर चौहान सर से मेरी बात हो गई। डॉक्टर चौहान सर संभवतः 8 तारीख को आ जाएंगे और वो जो अपना इसका सेशन है वो सेशन में वो हाजिर रहेंगे फार्मूला बोला। तो ये विशेष जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूँ। किसान की मीटिंग में सभी लोग रहते हैं, इसकी बात नहीं है। इस तरह से योगाहार का जो पार्ट है वो एक चल रहा है। फिलहाल तो मैं इतना ही साझा करूंगा और बाद में साथ ही जो यहाँ के किसान है जो अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं ऑर्गेनिक के, तो उनको भी मैं मतलब जो योगाहार के नियमित किसान हैं उनको, और जो विशेष रूप से जैविक खेती करते हैं तो उनको भी 1-2 लोगों को हमने बोला है कि जो बहुत अच्छी खेती करते, कि आप 9 तारीख को यदि आना चाहते हो तो वहाँ पे आइए। किया है मेरी एक इच्छा है कि इस संदर्भ में अगर कोई पत्रक यदि अपन ने बनाया होगा, क्योंकि कई लोगों ने बोला सर इसका परिपत्रक है तो हमको दीजिए, हम कोशिश करेंगे देखेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मेरे साथियों को बोलूंगा। तो मुन्नीलाल जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर एक पेज का जैसा अपन बोल रहे थे, अब तो तारीख भी निश्चित हो गई, भी निश्चित हो गया, तो एक आधे पेज का जो छोटा मोटा पत्रक है यदि बन गया है तो वो इस पे डाल दीजिए, और नहीं बना तो उसको बनवा कर मतलब पवन जी से सलाह मशवरा करके वो पत्र यदि बन जाता है तो निश्चित रूप से कॉन्टेक्ट करने में हमारे रेगुलर साथी और जो अन्य साथी है उनके लिए वो मतलब अच्छा हो जाएगा। यही मैं आपको करना चाहता हूँ। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने जो सुझाव दिया है, और हम निश्चित है कि उसमें आज हमने दिनेश जी से रात में बात हो गई थी मेरी, और वो पत्रक आज डाल देंगे। और मेरा निवेदन है सदन से कि सदन में जो उपस्थित हैं वो भाई अपना चूँकि जो सब परमानेंट वाले ही उपस्थित हैं यहाँ सदन में, जिनको आना है, और मैं 7 तारीख को उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, तो मैं एक बार उनका जैसे नाम लेना चाहता हूं कि वो आ रहे या नहीं आ रहे, क्लियर करना चाहता हूं। जैसे हमारे आदरणीय रंजना बहन जी आ ही रही हैं। दूसरा, हमारी राजश्री कुशवाहा जी तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है क्या? बहन राजश्री कुशवाहा जी, मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही है आप तक तो अनम्यूट करके कृपया बताने का कष्ट करें। जी, किनको पूछ रहे सर? जी जी, आवाज़ आ रही है मेरी? सर आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही सर, आप आ रही है। अच्छा, राजश्री कुशवाहा जी से भगवान दास जी आप संपर्क कर लें। अगर वो आ रही हैं तो आज हमें फोन पर बता दें, या आदरणीय भगवान दास जी जी बताएं। राजश्री बहन जी के बारे में बताएं कि वो क्या आएंगी 7 तारीख को। संभवतः आ सकती, उनके दादाजी हैं? दादाजी उनके तहसील प्रभारी हैं किसान सेवा समिति। हाँ हाँ, यदि आएंगे अच्छा, राजश्री तो नहीं मैं नहीं, उन दादाजी तो से ठीक है, लेकिन अगर वो आप जा रहे हैं 7 तारीख को? नहीं, आप पहले राजश्री जी की बात कर लें कि वो आएंगे या नहीं, आज मुझे बता देना, ठीक है ना? जी जी आदर जी। और आपका तो फाइनल है ना? हाँ जी 7 तारीख को। जी 7 तारीख को, ठीक है। राजश्री की हम अभी लिख ले रहे हैं, ठीक है ना? जी। अच्छा, आदरणीय हमारे भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय जी 7 तारीख को।
आवाज कट रही है आपकी। ठीक है, आपका 7 तारीख को हो गया। और हमारे आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी का प्रॉब्लम है। ओम ओम ओम। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। 7 तारीख को आपका दर्शन हो जाएगा हमको। दर्शन नहीं साहब, आप सबके हैं? आप सभी के करना है। अब इसी में नहीं नहीं, आप चूंकि हमें क्या है कि आज कंफर्म कर रहा हूँ 7 तारीख को लिंक जी। कोई लिंक भेजी थी ना। हाँ हाँ, मैं अभी लिख के मैं भेज रहा हूँ थोड़ा सा। आप अभी नोट कर भाई, जो आ रहा है उसी को भेजू ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल। हाँ, बने सिंह जी। गणेश सिंह जी भी आएंगे। अरे बोलन तो दो साहब। जी जी बोलो प्रभारी दादा। महोदय, कितने कितने लोग आ सकते हैं हम हमारे पैसे से? हैं? आ सकते मकते नहीं, जो जो इसके ये देने के वार कार्यक्रम का सदस्य है स्थायी, वो आएगा 7 तारीख को। और बाकी लोग आएंगे 9 तारीख को, कोई भी आ सकता है। 9 तारीख को सभी को बुला लो आप, जितने भी आपके पीजीएस वाले ग्रुप है ना जी। वो सारे लोग 9 तारीख को सुबह बुला लो आप 9 बजे। नहीं, हमारा इरादा सा हो रहा है 7 तारीख को 5 लोग आने वाले हैं। नहीं, कौन 5 लोग? भूपेंद्र जी, मैं हूँ और 3 मित्र और हैं हमारे। और कौन है 3? उसका नाम दे देंगे ना हम आज में आपको। नहीं नहीं, नाम देने से वो उनको बुलाया 7 तारीख को, जो अपने देने के उपहार कार्यक्रम के स्थायी सदस्य हैं। जी जो जैसे आदरणीय शास्त्री जी और आप दोनों आगर से जुड़ते हैं, जी तो दोनों 7 तारीख को दोनों का स्वागत है, क्योंकि जो स्थायी सदस्य हैं उनको अपनी व्यवस्था में लगाना है। तो आपको सम्मति में रखा गया है, आदरणीय शास्त्री जी को और आपको। जी। तो उन जो आयोजक हैं आप, तो आप जाएंगे 7 तारीख को, जो आप जिनको बुलाना है चाहते हैं उनको 9 तारीख को है कार्यक्रम। जी तो 9 तारीख को बुलाएं उन्हें, ठीक है ना? जी, धन्यवाद। हाँ, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी हाजिर हों। हाँ सर, हाँ हाजिर सर, हों। 7 तारीख को जी 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 आएंगे। आपको वेरी गुड। जी हाँ। बहुत अच्छा, यही तो मैं जानना चाहता था। चलो, अच्छा रहा, धन्यवाद आपको, क्योंकि आपकी थोड़ा सा असमंजस में थी हम लोगों के बीच में। आदरणीय पवन सर जी कह रहे थे कि वो दिनेश जी शायद, तो मैंने कहा चलिए 7 तारीख को दिनेश जी हो गया। अब आगे आदरणीय दिनेश मेहरा जी। दिनेश मेहरा जी, आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट करें। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का तो हो ही गया है 7 तारीख को। जी सर। जी सर। और आदरणीय इंजीनियर टोलीचंद दादा जी। आदरणीय इंजीनियर टोलीचंद दादा जी, आवाज पहुंच जाएगी आप तक, अभी नहीं पहुंची है आप। आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी। आदरणीय हीरालाल जी। जी महोदय जी। बोलिए सर। 7 को कितने बजे पहुंचना है? जब चाहे आ जाओ आप, स्वागत है आपका। कितने बजे पहुंचे तो बताइए। अरे आप आ जाओ 7 तारीख को, यहाँ व्यवस्थाएं भी देखना है ना। तो पहुंचना कितने बजे है? अरे आप सुबह से लेकर शाम तक आ जाओ। हाँ वही मतलब है। आप तो आ जाओ, आपकी ट्रेन के बजे आती है वो? वो ट्रेन का देखना पड़ेगा टाइम। हाँ देख लेना, वही टाइम मैच करेगा। 2:30 बजे चलती है आपकी। जी। तो उसी से आ जाओ आप, डायरेक्ट ट्रेन है आपकी। ठीक है सर। रिजर्वेशन करा लो अभी से आप। जी। हाँ ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। आदरणीय कृष्ण कुमार जी। जी हाँ सर। जी हाँ जी। नमन वंदन है। ये सर जी से जी वो गाड़ी के टाइम में तारीख को वहाँ गाड़ी पहुँच रही है। कितने बजे? 6 तारीख के बाद इतना बिफोर गाड़ी है नहीं, आप कब आएंगे? ये गाड़ी हमारा 6 तारीख तक है। 6 तारीख तक है। थोड़ा सा आवाज कट रही है आपकी, स्पष्ट नहीं आ रही है।
हाँ जी जी गाड़ी का भी नहीं मिल पा रहा है, हाँ, इसलिए इधर से झारखंड आ रहा हूँ। तो कब कब आना हो रहा है इटारसी आपका? जी नहीं वो गाड़ी का तेल नहीं मिल पा रहा है। 6 तारीख को वहाँ गाड़ी पहुँच रही है, तो जाकर के बहुत समय लग रहा है। और 6 तारीख के बाद कब पहुंचेगी? 6 तारीख को ही पहुँचेगी गाड़ी, उसके बाद फिर बाद में पहुँचेगी फिर। मैं कितने बजे? ये हमारे बताएंगे, हमारे भुवनेश्वर ठीक है, अधिक बताएं ठीक है, ठीक है, के बारे में। ठीक है सर, धन्यवाद। आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी। जी 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 आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? हम 7 तारीख शाम तक पहुंच जाएंगे। 7 तारीख को शाम को आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी। ठीक जी, 7 तारीख को। और हमारे आदरणीय नीलकंठ सावले जी। आदरणीय जी सर, प्रणाम, धन्यवाद। जी सर, जी सर। हाँ, हम 7 तारीख को शाम तक पहुंच रहे सर। धन्यवाद सर। भुवनेश्वर राय जी कुछ कहने वाले थे सर, बताएं। जी जी ओम, आवाज जी आ रहा हाँ, है? आ रहा है सर। वो चूंकि कृष्ण कुमार जी बोल रहे थे कि रास्ता बताएंगे, मेरी उनसे बात हुई थी तो अभी उनका रिजर्वेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि जहाँ से उनका है वो 1 तारीख की ट्रेन जाती है वहाँ। एक ट्रेन है जो वहाँ 6 तारीख को पहुंच रही है। कितने बजे? 6 तारीख को हमारे ख्याल से मॉर्निंग में ही है। तो उसमें भी अभी टिकट नहीं है, काफी लंबा लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट। ये कहाँ से तो आते हैं? देखिए ये कहाँ से आते हैं? कृष्ण कुमार जी कहाँ से बैठेंगे? ये बैठेंगे एक जो हावड़ा से निकलती है ना, जो ट्रेन जाती है, थोड़ा सा बीच में मुझे अब ऐसा करिए, आप सुनिए भाई जी, दो स्टेशन भी चेंज कर सकते हैं। ये दुनिया में अपन इतना सब, आप उनको अभी कॉल कर लें सदन के बाद कि कहीं बीच में 2 ट्रेनों का भी कमीशन बन जाता है, जहां से उनको अधिक ट्रेनें हों। वो मेरी बात हुई है और मैंने बोला है कि ऑप्शन है, तो अब देखते हैं, फिर बात ठीक है, करके ठीक है। बताएंगे। जी 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 जी, ठीक है। जी ओम, यदि 6 तारीख का है तो वहाँ तो उसके बाद में उनको रख लेंगे। हाँ, ठीक है सर। अगर अगर कहीं साधन नहीं होता है, मेहरा जी जिला प्रभारी जी हैं नर्मदापुरम के, चूंकि वो भैया प्रोटोकॉल के अंतर्गत वो जो है सर्वे सर्वा हैं, वो कह रहे हैं कि आने दो 6 तारीख को, अगर आते हैं तो आ जाएं। ठीक है सर, धन्यवाद मेहरा जी। आदरणीय ओमकार नाथ जी। जी भैया ओम। ओम सर। जी, अपने जिले से पलामू से 2 लोग पहुंचेंगे भैया। हाँ जी जी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि सर्च देखिए, आज हम सर्च कर लेते हैं कि 7 या 8 लोग पहुंचते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्लियर करो। जी क्लियर करो। तो भैया थोड़ा देख लेते हैं ना, क्या कब ट्रेन का कैसे शेड्यूल ट्रेन का आज देख कितने लेते दिन से हैं। कितने दिन से चर्चा चल रही है? वो तो आज हमने पकड़ लिया है कि हम जी बात करें 1 to 1। जी। आज आप क्लियर करो, आपको 7 तारीख को आना है। जी मैं कोशिश करेंगे अगर 7 के यहाँ व्यवस्थाएं देखना है। जी जरूर। हाँ, ओमकार नाथ जी। जी ओमकार नाथ जी। मेरा सेवा स्वच्छता में लगेगा, सफाई में लगेगा। वो तो है, मालूम है काय में लगेगा। आप वहाँ गए थे क्या टीकमगढ़? नहीं भैया। अच्छा, वो जोन में लगेगा, वो लगा लेंगे। आप तो आ जाओ। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी।
आवाज पहुंच रही है प्रदीप जी? हाँ सर जी। सर आप कब आएंगे? मैं तो यही हूँ सर। नहीं नहीं, मैं तो आज से ही हूँ, बताइए सेवा। ऐसा नहीं कि घर भाग जाओ आप। नहीं सर, अपना घर ही हाँ। यहाँ है, तो जब भक्त के भी तो जाएंगे तो घर ही ना। नहीं, हम लोग घर नहीं में ही हो जाने रहा है देंगे, कार्यक्रम। हम लोग नहीं जाने देंगे घर, यहीं रुकना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। आदरणीय पवन सर जी। मीटिंग में गए वो। ठीक है, बहुत बढ़िया। 7 तारीख को पवन सर जी आ जाएंगी। और आदरणीय प्रणाली मिश्रा जी, आदरणीय प्रणाली बहन जी मराठे जी। हाँ, ओम ओम। मेरी तो बहुत इच्छा थी आने की, फिर भी स्कूल के कारण मैं नहीं आ छुट्टी ले लो बहन जी। मुझे आने जाने में ही 3 दिन लगेंगे। कहाँ से आती हो आप? सिंधुदुर्ग। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से। तो क्या दिक्कत है, बहुत पास ही में है महाराष्ट्र। गोवा से, गोवा के नजदीक है, गोवा आ जाओ नजदीक है। दीदी, आ जाओ। मैं सबको बोल रही हूँ वहाँ बहुत सारा अच्छा देखने को मिलेगा। हमारा एक अच्छी फैमिली तैयार हुई है, वो दीदी आप एक क्षण जैसे भी अलग करके ही आ है। जाओ, हम लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। देख रहे हैं आपका इंतजार कितने लोग कर रहे हैं। भाषण ना दो दीदी, आ जाओ। छुट्टी लो दीदी, ठीक है? प्रयास करूंगी। आइए आप, आइए, आपका स्वागत है। आदरणीय पुण्यकाम जी का हो ही गया है। ओम पुण्यकाम जी, आपसे नहीं हुआ अभी चर्चा? आदरणीय पुण्यकाम जी। जी प्रणाम ओम। ओम सर। सर मेरा टिकट कंफर्म हो गया है, ठीक है सर, मैंने भेज दिया है आप दोनों का। हाँ, भेज दिया है। हाँ, लेकिन हम सदन को सुनवाना चाहते हैं कि हाँ आपका क्लियर है। हाँ कल जी सर। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी, आचार्य जी। जी 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 ओम। ओम। हमारा हमने कर दिया है, और 7 तारीख को शाम को पहुंचेंगे। 7 तारीख को शाम को पहुंचेंगे सर। जी बहुत बहुत सुंदर साहब, स्वागत है आपका, आइए। बहुत अच्छा सर। रघुवीर सिंह जी रावत जी, जी सर, ठीक है 7 तारीख को। आदरणीय रमेश, हाँ आदरणीय रजत जी। जी ओमलाल जी, क्षमा चाहूँगा, मेरा आना थोड़ा मुश्किल होगा, आपसे पहले भी शेयर किया था। हाँ हाँ, बताया था आपने। हाँ चले जी, हाँ कोई जी, बात नहीं, तो घर की वैसे तो जिम्मेवार। मेरा मन बहुत है, बट थोड़ा मुश्किल होगा। नहीं, खैर घर की समस्या है थोड़ी माता जी की, आपका उनका हम लोग सब दुआ करते हैं कि स्वस्थ हों, ठीक है? आप वो भी जिम्मेवारी है। चलिए, आप वैसे जुड़े रहेंगे। और ठीक जी भैया ओम है जी, ओम ओम। शुक्रिया। आ जाए रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम। हाँ, कब आएंगे आप? सर जब आप कह देंगे मैं बोल जाए हम। अभी आ जाओ बस, ठीक है? अभी आ रहे हैं हम आपके पास। आदरणीय रवि आदित्य जी। जी मैं शाम को पहुंच जाऊंगा भुवनेश्वर जी के साथ में। वेरी गुड जी सर। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, क्या कर रहे हैं यार? ये वर्मा जी खिला रहे हैं एकदम। ये कहीं बादाम खिला रहे हैं, कहीं काजू खिला रहे हैं, कहीं कुछ खिला रहे हैं। अब आप पराठे बनवा के आ गए। जी हाँ जी, रूप सिंह जी। जी सर, हम तो लड़की वाले घोषित हैं, तो रहेंगे बाद में पहले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है साहब। जी धन्यवाद सर। क्या भाव है आप, ऐसा कार्यक्रम पूरे देश में कहीं नहीं मिल रहा है। आदरणीय, जब लड़की वाले की बात आएगी तो शरद वर्मा जी आपके बिल्कुल पास ही में। शरद वर्मा जी। रूप सिंह भैया ने बिल्कुल बहुत सही बोले हैं और मन की बात बोली है। जी ओम। धन्यवाद सर। आदरणीय सुरेश जी। जी ओम। सर 7 तारीख को आ जाएंगे सर शाम तक। जी 7 तारीख को शाम तक। कहाँ से आना है आपको? भोपाल से आने को जी भोपाल से। एक मिनट सर, निवास कहाँ पे अपना? निवास मेरा भोपाल में।
अरे और लोग म्यूट कर लो। एक तो राजपूत म्यूट कर लें भाई सब लोग। राजपूत जी बहुत उदम दे, रूप सिंह जी। हाँ अब बोलिए सर, अब आवाज आ रही है। मैं हूँ नर्मदापुरम का, लेकिन अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। जी जी, तो आप 7 तारीख शाम तक पहुँच। जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है सर। और अब आगे आदरणीय उमाशंकर जी। ओम सर जी, सदन को सभी ओम। हम बोल रहे थे कि हमारा पूर्णतम विकायकी का टिकट चला गया है, 7 तारीख को शाम को पहुंच जाएगा सर। धन्यवाद सर। आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी। जी 7 तारीख को। थैंक यू सर। हमारी बहन योगाहार ARC से नीमा जी जुड़ी हैं। आवाज पहुंच रही है? 7 तारीख को आ जाएंगी। आवाज अगर पहुंच रही हो तो आप अनम्यूट करके। और जी नमस्कार। हाँ सर जी सर। जी मैं कार्यक्रम में अभी ये बस पहुंचा हूँ, शुरुआत होने वाली है। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह से हुआ है। ये हमारे कई सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं इसमें, एक कोने में। और ये आप देख रहे होंगे कई जगह पर हमारे पोस्टर्स हैं। और ये हमारा पतंजलि का पोस्टर बना हुआ है, इसमें स्वामी जी भी हैं और आचार्य जी भी का भी फोटो हमने डाल रखा है। इस तरह से अलग अलग देशों में, जैसे ये हमारा है, ये मेरे ख्याल से वियतनाम का है, नहीं कंबोडिया का है, ये मंगोलिया का पोस्टर बना हुआ है। और इसी प्रकार से ये एक ग्लोबल सॉइल डॉक्टर प्रोग्राम का ये थाई में लिखा हुआ है। इस तरह से ये श्रीलंका का है, प्रस्तुतिकरण होगा। और ये म्यांमार का है। और इधर ये इधर फिर से थाईलैंड का है, इधर से थाईलैंड का है। और ये इस तरह से अब हम आते हैं, यहाँ का जो रिसेप्शन एरिया है, ये पंजीकरण हो रहा है, मेरा भी पंजीकरण हो गया है। और ये हम कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ, कॉन्फ्रेंस रूम में अब ये कहा कि लगी और ज़्यादातर नीतिगत व्यवस्थाएं होंगी, इसमें बातचीतें होंगी और इस पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। तो यही इधर में ये शुरुआत भी होगी और इस तरह से ये बड़ा सुंदर तरीके से इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। सो सभी को धन्यवाद। और यहाँ से मैं आप सभी को कर रहे हैं, आज जो भी होगा जैसे अवसर मिलेगा उसमें फिर पुनः बातचीत करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने विदेश का कार्यक्रम लाइव दिखा दिया है और आपने अपने दर्शन दे दिए हम लोगों को, प्रसन्नता हो गई है। बहुत सुंदर सर। ये पूरा कार्यक्रम ये पूरा भाव में प्रभावित हो रहा है और आत्मीयता के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत सुंदर सर। और हमारे साथ जिनके बारे में आदरणीय कृष्णा गोपाल जी अपना परिचय देने का कष्ट करें, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो। आदरणीय गंगाधर जी। जी जी हीरालाल जी, अनम्यूट हुए हैं आप। हीरालाल कुशवाहा जी। अच्छा, बहुत धो को कर रहे हैं आप। जी कृष्ण गोपाल जी। ओम सर एक आदरणीय अशोक 7 तारीख से, और दिनेश मेहरा जी जो वो भी आएंगे 7 तारीख। जी दिनेश में कौन फिर से बोलो। दिनेश मेहरा जी और अशोक व्यास जी। दिनेश मेहरा जी कहाँ से हैं? विदिशा। अच्छा, हाँ दिनेश मेहरा जी, हाँ जुड़ रहे हैं ना वो 7/9 को। ठीक। और अशोक व्यास जी। हाँ जी बम्बई से अशोक व्यास जी।
हमारे जी हमने अभी गंगाधर जी ने अनम्यूट किया था, फिर से करें, परिचय दें अपना। गंगाधर जी, कृष्ण गोपाल जी। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। मैं देहरादून से हूँ, जी जी उत्तराखंड। जी, बहुत बढ़िया सर। आपका आगमन हो रहा है सर कि नहीं? सर मैं बाहर नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं बाहर हूँ। जी जी जी, चलिए आप ऑनलाइन जुड़िएगा इसमें और इस धन्यवाद कार्यक्रम में। सर। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। और कोई तो रह नहीं गया है जी। चलिए, सबसे चर्चा हो गई है लगभग, और जो नहीं जुड़ पाए आज अभी जुड़े हैं चले गए हैं। दीपक जी भी आ रहे हैं, दीपक जी से बात हो गई थी, दीपक जी 7 तारीख को आ जाएंगे। और गजानंद जी से बात हो गई है, उनका भी बागड़ जी, सागर रावले जी भी आ रहे हैं, और हेमंत सिसोदिया जी तो यहीं से हैं। हेमंत सिसोदिया जी शायद अभी रिमूव हो गए हैं, और सुषमा रानी, पवन मिश्रा जी भी पता नहीं है, अभी उनसे बात नहीं हो पाई है। और ठाकुरदास जी से बात हुई, अरे डी शर्मा जी आज नहीं जुड़े हैं। चलिए देखते हैं आगे, और किसी का कोई सुझाव हो तो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसके बारे में कोई सुझाव किसी का हो। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी बताएंगे आगे की कार्रवाई अभी तक क्या हुआ है, क्योंकि आज और क्या आज करने वाले हो। हाँ जी आदरणीय, एक बार क्या मेरी आवाज आ रही होगी? आ रही है जी जी, धन्यवाद सर। सर अभी अभी तक तो हमारा जो एक शेड्यूल तैयार हो चुका है कि 8 में क्या होगा, और जो हमारा फाइनल प्रोग्राम है 9 को क्या क्या होने वाला है, एक तरह से तैयार हो चुका है। और हम उस पे फिर से एक बार चर्चा करेंगे, शायद आज के बाद जो बैठक बैठेगी, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। उसके साथ ही हमारा बैनर रेडी होने के लिए है, जैसे आदरणीय पवन सर जी ने बताया था, उसमें कुछ चेंजेस हैं करके वो प्रिंट के लिए गया है। और साथ में ही जो हमारा जो लेटर है वो लगभग तैयार है, और आज चर्चा के साथ वो फाइनलाइज हो जाएगा। और उसमें एक बिंदु आदरणीय पवन सर जी ने जोड़ा है, उसमें जुड़ करके वो आप तक पहुंच जाएगा। वैसे वो आप तक पहुंचा है, और आपकी भी इसमें अनुशंसा जो भी होगी तो उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से अभी आप सभी आदरणीय सदस्यों ने अपनी स्थिति बताई है कि वो कब पहुंचने वाले हैं। और इसके अलावा हमारे पतंजलि योगपीठ में तैयारियां चल रही हैं कि क्या क्या स्टेशनरी वगैरह वगैरह क्या क्या हम रखेंगे, क्या क्या ले जाने वाले हैं। साथ ही सभी आदरणीय सदस्यों को शुभकामनाएं। जी धन्यवाद सर। आपने आज आज जो है हम फाइनल करते हैं। सबसे पहले हमें आज जो हमारा आमंत्रण पत्र है, आपने पत्र भेजा है, अभी उस पर डाला है व्हाट्सएप पे, तो जो भी करेक्शन है अभी दिन में अपन कर लेते हैं। शाम को आज मीटिंग है, 7 बजे स्टाफ की मीटिंग है, और 8 बजे अपना इटारसी ग्रुप की मीटिंग है। दोनों मीटिंगें हैं। आदरणीय पवन सर जी ने बोला है कि वो वहाँ से जुड़ेंगे, और आज हम हाँ परिचय पत्र की व्यवस्था हो रही है। हाँ, सुझाव देते ही नहीं हो, सुझाव देते तो अभी तक पूछ रहा हूँ सर, शायद पहले से इतनी सब व्यवस्थाएं बढ़िया हो रही हैं, उसमें कहीं सुझाव देने की गुंजाइश मिल नहीं रही ना। नहीं, ऐसा नहीं है। वही तो देखिए, आप एक से कोई छोटे से छोटा बात जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है, और कितनी व्यवस्थाएं होती हैं आप जानते हैं। इसमें आपने जो अभी सुझाव दिया है, तो अभी अब आप सदन उस पर वो करेगा। आपने ठीक सुझाव दिया कि एक परिचय पत्र जो है बनेगा कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं आज। परिचय पत्र दिनेश जी ने लिख लिया होगा। और किसी का कोई सुझाव हो? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हेलाल जी। और किसी का कोई सुझाव हो, सदन में अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। आदरणीय प्रणाली भाई, मराठी जी, ओम बहन भाई जी। जी, हाँ प्रणाली बोल रही हूँ। आपकी जो मीटिंग होती है ना शाम की,
ओम, आवाज आ रही है मेरी? ओम, कट रही है बहन जी, कट रही है आपकी आवाज। हाँ, शाम की जो मीटिंग हो रही है ना, वो ऑनलाइन होती है क्या? वो अलग से मीटिंग होती है स्टाफ की उनकी, वो होती है ऑनलाइन है, लेकिन जो स्टाफ है हरिद्वार का उनके साथ चर्चा होती है आपस में। हाँ हाँ, ओम ओम ओम। जी ओम। तो सदन को नमन। आदरणीय रंजना बहन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपने जो है अपनी बात रखो और सहमति दो, कब आ रही हैं आप? जी 5 तारीख को पहुंच जाएंगे। 5 तारीख। हमने नाम काट दिया है, नाम काट दिया, इन्हें बोले नहीं तो हमने काट दिया है। जी हम 7 तारीख को ही आ रहे हैं। और गिराला भाई साहब अगर आ रहे हैं तो हम अभी से निकलते हैं, आप लेने को आ जाइए भाई साहब, हम आ जाएंगे अभी से। जी जी जी, आप जिस दिन कहेंगे, आप जिस दिन कहेंगे हम उस दिन हाजिर मिलेंगे आपको। क्योंकि भाई बहन को लेने को भाई को आना ही पड़ता है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल भाई बिल्कुल, के साथ हो तो फिर देखिए घर वाले। 100% सही कहा आपने। हाँ चलिए, और हमारे आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी का अगर कोई सुझाव हो, कोई किसान का सुझाव हो, कोई। एक मिनट हाँ बोलिए आप। भाई साहब। हाँ तो आप कब आ रहे हैं भैया जी? कौन? पूछना है आप ही कब आ रहे हैं? मैं तो यहीं बैठा हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर। मैं आ ही गया हूँ। जी हम 7 तारीख को ही आने वाले हैं। देखो मैं यहीं बैठा हूँ और ये नाश्ता रखा है, देखिए। भाई साहब थोड़ा कुछ काजू किस्मत बचा के रखिएगा हम लोगों के लिए भी। ये शरद जी लाए हैं और इन्होंने ये भोजन रख दिया है, अभी बाहर बैठा हूँ। देखो वर्मा जी से थोड़ा सा हमारी तरफ से निवेदन है कि हम लोगों को बचा के रखें, काजू किस्मत। बड़े बड़े जो है खिला रहे हैं, बस बैठा हूँ और आप सबका बड़ा। तो अभी और किसी का कोई सुझाव है नहीं है, तो आज की कार्रवाई को, अब चूंकि आज इसी विषय पर चर्चा थी, हीरालाल जी से निवेदन है कि अपनी